नमस्कार। आज हम भारत और रूस के रिश्तों पर एक बहुत गहरी नज़र डालने वाले हैं। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी काफी दिलचस्प हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के दस्तावेज, मॉस्को के आर्काइव्स और पीटर हॉपक्विक की द ग्रेट गेम जैसी किताबें। हाँ, और हमारी कोशिश इस आम सोच को परखने की है कि ये रिश्ता 1947 से शुरू हुआ। स्रोत बताते हैं कि कहानी 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। बिल्कुल। और चलिए एक हैरान करने वाले तथ्य से शुरू करते हैं। स्रोतों में एक जगह जिक्र है कि 18वीं सदी में रूस की पूरी अर्थव्यवस्था में भारतीय सामानों का निर्यात 8 से 10% तक था। 8 से 10%। ये आंकड़ा वाकई में पूरी तस्वीर बदल देता है। आज के लिहाज से भी ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये हमें बताता है कि जब हम भारत रूस संबंधों की बात करते हैं तो हमें 1947 से नहीं बल्कि सदियों पहले के उन समुद्री जहाज़ों से शुरू करना चाहिए जो अस्त्रखान के बंदरगाह पर लंगर डालते थे। तो चलिए वहीं चलते हैं। आमतौर पर बात सीधी आज़ादी के बाद या 1971 की संधि से शुरू होती है, लेकिन ये स्रोत हमें 18वीं सदी में ले जा रहे हैं। उस दौर में ऐसा क्या हो रहा था? देखिए, 18वीं सदी में भारत में मुगल सल्तनत कमजोर पड़ रहे थे और अंग्रेज अपनी पकड़ बना रहे थे। उसी दौर में भारतीय व्यापारी एक नया रास्ता तलाश रहे थे। अच्छा। और हमारे स्रोत बताते हैं कि 1720 के दशक तक रूस के शहर अस्त्राखान में भारतीय व्यापारियों का एक पूरा मोहल्ला बस चुका था, जिसे कारवां सराय कहते थे। मतलब ये सिर्फ आना जाना नहीं था, एक स्थायी ठिकाना था। हाँ, बिल्कुल। और ये कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे रूसी रिकॉर्ड्स में एक बात पढ़कर हैरानी हुई कि सिर्फ एक साल 1747 में 22 भारतीय जहाज अस्त्राखान पहुंचे थे। जरा सोचिए, उस जमाने की तकनीक और यात्रा के खतरों को देखते हुए ये बहुत बड़ी बात है। भारत से मसाले, नील, कपास, कश्मीरी शॉलें जा रही थीं और वहां से फर, लोहा आ रहा था। आपने सही पकड़ा। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि रूस की नज़र में ये सिर्फ व्यापार नहीं था। उन्होंने भारत को कभी सिर्फ एक ब्रिटिश कॉलोनी की तरह नहीं देखा। उनकी सोच में भारत हमेशा एक, क्या कहते हैं, संभावित सहयोगी था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद 1801 का पॉल नेपोलियन प्लान है। हाँ, वो तो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है। रूस के जार पॉल प्रथम और नेपोलियन बोनापार्ट दोनों मिलकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहे थे। 40,000 सैनिक। और पूरा रास्ता तय था, ओरेनबर्ग, खेवा, हेरात, कंधार और फिर भारत। सोचिए, अगर जार की हत्या न हुई होती और ये हमला हो जाता तो आज दुनिया का नक्शा कितना अलग होता। बिल्कुल। और इसी डर ने उस चीज को जन्म दिया जिसे इतिहास द ग्रेट गेम कहता है। मध्य एशिया के अखाड़े में खेला गया 19वीं सदी का एक तरह का शीत युद्ध, रूस और ब्रिटेन के बीच। सही बात है। ब्रिटिश इसे हमेशा भारत के लिए रूसी खतरा बताते रहे, पर यहाँ एक और पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो क्या? जब ये दो बड़ी ताकतें अपनी बिसात बिछा रही थीं, तो इस खेल में भारतीय कहाँ थे? नहीं, वो सिर्फ दर्शक नहीं थे। कई भारतीय क्रांतिकारियों के लिए रूस का बढ़ता प्रभाव एक उम्मीद की किरण थी। स्रोत बताते हैं कि 1907 से 1914 के बीच मदाम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे क्रांतिकारी रूसी क्रांतिकारियों के सीधे संपर्क में थे। अच्छा। हाँ, रूस उन्हें सिर्फ शरण ही नहीं दे रहा था, बल्कि हथियार और अपने विचार फैलाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस जैसी मदद भी कर रहा था। ये एक अघोषित गठबंधन जैसा था। बिल्कुल। लेकिन व्यापार और इन रणनीतिक योजनाओं से कहीं ज्यादा बड़ा मोड़ तो तब आया जब 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। उसने तो सब कुछ बदल दिया होगा। सब कुछ। अब ये रिश्ता सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक भी हो गया। लेनिन ने सत्ता में आते ही ऐलान किया सभी उपनिवेशों की आजादी। भारत जैसे गुलाम देशों के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश था। हाँ, 1920 में बाकू में पूर्व के उत्पीड़ित लोगों का सम्मेलन हुआ, जिसमें एम.एन. रॉय जैसे भारतीय शामिल थे। और लेनिन का रॉय से कहा गया वो मशहूर वाक्य हमारे स्रोतों में दर्ज है, भारत की आज़ादी एशिया की आज़ादी की कुंजी है। यानी आधिकारिक रिश्ते बनने से दशकों पहले ही नींव तैयार हो रही थी। तभी तो 1900 में मुंबई और 1910 में कलकत्ता में रूसी कॉन्सुलेट खुले थे, जिन्हें अंग्रेजों ने जासूसी का अड्डा बताकर बंद करवा दिया। तो जब 13 अप्रैल 1947 को आधिकारिक संबंध बने, वो कोई नई शुरुआत नहीं थी, बल्कि 3 सदियों से चल रही कहानी का अगला अध्याय था। एकदम सही। और इसी बुनियाद पर आजादी के बाद एक मजबूत रिश्ते की इमारत खड़ी की गई। तो आजादी के बाद इस पुरानी नींव पर ये नई इमारत कैसे बनी?
नेहरू के दौर में भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना था। और उस समय भारत को तकनीक और पूंजी चाहिए थी, और पश्चिमी देश मदद के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे। तब सोवियत संघ आगे आया। उसके बाद ही हमें भिलाई और बोकारो जैसे स्टील प्लांट, हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स, और यहाँ तक कि IIT बॉम्बे की स्थापना में भी सोवियत मदद मिली। हाँ, ये सिर्फ पैसा या मशीनें देना नहीं था, ये भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपने में एक साझेदारी थी। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ, तब सोवियत संघ तो तटस्थ रहा था। क्या इससे रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं आई? ये एक बहुत ही नाजुक पल था। सोवियत संघ के लिए चीन भी एक कम्युनिस्ट भाई था। उनकी तटस्थता से दिल्ली में निराशा हुई, इसमें कोई शक नहीं। पर दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद रक्षा संबंध और मजबूत हो गए। हाँ, ये बहुत अजीब लगता है, पर यही हुआ। युद्ध के फौरन बाद सोवियत संघ ने भारत को अपने सबसे आधुनिक MiG-21 फाइटर जेट देने की पेशकश की। और सिर्फ जेट नहीं, बल्कि उन्हें भारत में ही बनाने की तकनीक भी दी। ये बहुत बड़ी बात थी। उस दौर में कोई भी पश्चिमी देश भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं था। और फिर आता है 1971 का वो साल जिसने इस दोस्ती को एक फौलादी गठबंधन में बदल दिया। 1971 की भारत सोवियत शांति, मित्रता और सहयोग संधि। बिल्कुल, ये इस रिश्ते का शिखर था। बांग्लादेश की आजादी के समय जब अमेरिका और चीन खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, तब ये संधि भारत के लिए एक सुरक्षा कवच बनी। वो 7वें बेड़े वाली घटना। हाँ, जब अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ भेजा, तो सोवियत संघ ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को हिंद महासागर में तैनात कर दिया। एक सीधी सीधी चेतावनी। इस एक कदम ने दुनिया को दिखा दिया कि ये दोस्ती सिर्फ कागज पर नहीं है। फिर 1991 में सोवियत संघ बिखर गया। दुनिया भर में एक्सपर्ट्स ने कहा कि बस अब भारत रूस की दोस्ती का ये सुनहरा दौर भी खत्म। हाँ, ज्यादातर लोगों ने यही सोचा था, पर ऐसा हुआ नहीं। ये रिश्ता उस झटके से कैसे उभरा? ये इस रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा थी, और ये दिखाता है कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। दोनों देशों ने समझा कि दुनिया बदल गई है, तो रिश्ते को भी बदलना होगा। और 1993 में एक नई मैत्री संधि हुई। बिल्कुल। फिर 2000 में जब व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बनकर भारत आए, तो रिश्ते को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदारी का नाम दिया गया। और उसी समय वार्षिक शिखर बैठकों की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक बिना रुके चल रही है। दुनिया में किसी और देश के साथ भारत का ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। और इस नए दौर में भी रिश्ते की रीढ़ रक्षा और ऊर्जा ही रही है। हाँ, जैसे T-90 टैंक, Su-30 MKI फाइटर जेट्स, INS विक्रमादित्य, और हाल ही में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। लिस्ट बहुत लंबी है। और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल को नहीं भूलना चाहिए। सही बात है। वो सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं है, वो एक जॉइंट वेंचर है, जहां दोनों देशों ने मिलकर दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई है। ये सहयोग का एक नया स्तर है। बिल्कुल। और ऊर्जा में कुडनकोलम न्यूक्लियर प्लांट और अंतरिक्ष में आर्यभट्ट से लेकर गगनयान तक ये साथ बना रहा। यहाँ तक कि यूक्रेन संघर्ष के बाद भी जब रूस पर प्रतिबंध लगे, तब भी रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना और S-400 की डिलीवरी चलती रही। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये एक आदर्श दोस्ती है, लेकिन क्या आज के बदलते दौर में इस 300 साल पुराने रिश्ते के सामने कोई चुनौती नहीं है? चुनौतियां हैं, और वो काफी गंभीर हैं। जैसे? शायद सबसे बड़ी चुनौती है रूस और चीन की बढ़ती नजदीकी। चीन के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण है। ऐसे में रूस का चीन के इतने करीब जाना भारत के लिए एक स्वाभाविक चिंता का विषय है। इसे थोड़ा और समझते हैं। रूस इस संतुलन को कैसे साधता है? ये एक बहुत मुश्किल कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा है। रूस को आर्थिक और रणनीतिक रूप से चीन की जरूरत है, लेकिन वो चीन का जूनियर पार्टनर भी नहीं बनना चाहता। अच्छा। इसीलिए वो भारत और वियतनाम जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके संतुलन बनाने की कोशिश करता है। वो जानता है कि भारत को नाराज करने का मतलब एशिया में अपने प्रभाव को कमजोर करना है। और दूसरी बड़ी चुनौती अमेरिका और पश्चिमी देशों से आती है। CATSA प्रतिबंधों की तलवार। हाँ, S-400 डील पर वो तलवार लगातार लटक रही थी। भारत ने उस दबाव को कैसे झेला? यहीं पर रणनीतिक स्वायत्तता का सिद्धांत काम आता है।
मतलब कोई देश अपनी विदेश नीति के फैसले किसी बाहरी ताकत के दबाव में आए बिना अपनी शर्तों पर लेता है। और भारत ने अमेरिका को बहुत स्पष्ट रूप से ये संदेश दिया। बिल्कुल, कि S-400 उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है और वो इस पर कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। भारत खुद अब अपने रक्षा सौदों में विविधता ला रहा है। हम फ्रांस से, इजराइल से हथियार खरीद रहे हैं। हाँ, अमेरिका से भी बड़े पैमाने पर। तो क्या इससे रूस के साथ हमारे पारंपरिक रक्षा संबंधों पर कोई असर पड़ रहा है? असर तो पड़ रहा है, लेकिन शायद वैसा नहीं जैसा हम सोचते हैं। ये सच है कि अब रूस भारत के रक्षा बाजार का इकलौता खिलाड़ी नहीं है, लेकिन जो चीज इस रिश्ते को खास बनाती है वो है तकनीक का हस्तांतरण, जॉइंट वेंचर। जैसे ब्रह्मोस। बिल्कुल। भविष्य शायद सिर्फ खरीदने बेचने का नहीं, बल्कि मिलकर बनाने का है, और रूस इस बात को समझता है। इसलिए ये रिश्ता खत्म नहीं हो रहा, बल्कि अपना रूप बदल रहा है। तो आज हमने देखा कि भारत रूस संबंध सिर्फ 7 दशकों की कहानी नहीं है, ये 300 साल का एक लंबा सफर है। अस्त्राखान के बंदरगाह से शुरू होकर ग्रेट गेम की चालों, लेनिन के वादों, 1971 के अटूट समर्थन और आज के S-400 सौदों तक फैला है। बिल्कुल, और ये रिश्ता दिखाता है कि इतिहास का वजन और साझा हित मिलकर कैसे आज की जियोपॉलिटिक्स को शक्ल देते हैं। ये दोस्ती भावनाओं से ज्यादा एक दूसरे की रणनीतिक जरूरतों की गहरी और व्यवहारिक समझ पर टिकी है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ने चाहते हैं। हमारे स्रोत बार बार इस रिश्ते को रणनीतिक आवश्यकता पर आधारित बताते हैं। आज जब दुनिया बदल रही है, भारत पश्चिम के करीब जा रहा है और रूस चीन पर ज्यादा निर्भर हो रहा है, तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले दशक में इस रिश्ते के लिए वो नई रणनीतिक आवश्यकता क्या होगी। 300 साल का ये भरोसा 21वीं सदी की इन नई हकीकतों से कैसे तालमेल बिठाएगा।